राजवीर ज्येष्ठ है और उन्हें अमेरिका में रहकर पढ़ाई की और वापस आकर अपनी रियासत और खानदानी हीरे के आभूषणों का व्यापार संभाल रहे हैं। तो वही वेरांसी ने वकालत की पढ़ाई की है। वेरांसी का कच कहा ना हमें यह ब्याह नहीं करना है। कुंवारी वेरांसी ने उससे कहा, ब्याह अब ना रुकेगा कुंवारी साहब, आपके बाबा साहब और काका साहेब का मान प्रतिष्ठा का प्रश्न है और आपसे विनती है कि अब यह जिद छोड़ दीजिए आप और ब्याह कर सिसोदिया परिवार का मान रखिए और चौहान परिवार की कुलवधू और आशुतोष की धर्मपत्नी बन अपने भावी कर्तव्य निभाने के विषय में सोचिए। वेरांसी की माँ साहेब और इस राज परिवार की रानी साहेब सुलोचना ने अपनी पुत्री को समझाया, आप मना कर दो ना माँ साहेब, हम विनती करते हैं, आप समझिए ना बाबा साहेब और काका साहेब को, क्या जिद है यह ब्याह की और आप लोग क्यों हम पर मानसी दबाव बनाकर हमें कहीं भी नहीं बांध सकते। वेरांसी ने दुखी होकर कहा, ये जिद करने के लिए हमें मजबूर भी आपने किया है कुंवारी साहब। और रही बात मानसिक दबाव की, तो मानसिक दबाव हम और आपके बाबा साहेब कितने सहन कर रहे हैं, आपको चिंतित आभास भी नहीं है। रानी सुलोचनी बोली, और एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम राज परिवार से हैं तो ब्याह भी राज परिवार में होगा, और दूसरी तरफ आप एक प्रोफेसर से रिश्ता करा रहे हैं हमारा। आशुतोष तो राजकी ने कहा ना चाहा, कॉलेज में पढ़ना उनका शौक और पैसा है और आपने वकालत की है, बाकी वो अपनी बेवजह की बातों और जिरह से आप अपने बाबा साहेब को गलत नहीं ठहरा सकते। सोचना बोली, हम वकील हैं माँ साहेब और अपना हित और अधिकार समझते हैं, आप हम पर अपने विचार और निर्णय नहीं थोप सकते। वेरांसी ने पुनः कर बोली, इस महल में सिर्फ एक ही वकील है और एक ही जज है और वो हैं अपने बाबा साहेब महाराज दिग्विजय सिंह सिसोदिया, जिनकी आज्ञा सर्वोपरि है सबके लिए। सूचना ने सख्ती से कहा, और यही करना था तो क्यों हमें पढ़ाया लिखाया, क्यों बाहर भेजा। वेरांसी दुखी हो गई, भूल हो गई और ईश्वर साक्षी है कुंवारी वेरांसी, हम नहीं जानते थे कि उस भूल और आपसे स्नेह का एक प्रतिफल देंगी आप हमें। आज शर्मिंदगी से महाराज से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं हम, यह सोचो कि हमने आपको जन्म दिया। सूचना दर्द और गुस्से से बोली, और इतनी ही शर्मिंदगी है तो मार दीजिए हमें, वोट दीजिए हमारा गला, या चुनवा दीजिए नए महल की दीवारों के बीच। वेरांसी ने दुखी हो कहा, जन्मदाता भी यही हार जाता है पुत्री, हर समय खुद की औलाद ही इंसान को कमजोर करती है, और फिर वो राजा है हो या रंग, खुद की औलाद ही अक्सर माता पिता को हरा देती है। आपको जन्म दिया है, इसी कारण हम और आपके बाबा साहेब इतना कुछ होने पर भी आपके साथ सख्ती नहीं कर पाए। सूचना ने दुखी हुआ कहा, ठीक है तो हम खुद ही अपने प्राण ले लेंगे, आपको भी कष्ट न होगा और हमें भी। वेरांसी बोली, हाथ जोड़ते हैं आपके, अब कितना लज्जित करेंगी हमें, विनती है आपसे इस महल से सकुशल विदा हो जाइए, अन्यथा हम प्राण दे देंगे और आपकी जन्मदात्री की मौत का पाप आपके सिर होगा। सुलोचना बोली और बाहर निकल गई। इसे तो अच्छा हमें विष दे दीजिए रानी साहेब, किंतु जीते जी
ना मारिए हमें, हम यह विवाह नहीं चाहते हैं। हम आपके साथ कभी सुखी नहीं रहेंगे और ना उन्हें खुशी दे पाएंगे। हमारी ज़िंदगी यूँ न नष्ट कीजिए, आपकी संतान होने का इतना बड़ा दंड न दीजिए हमें। गेरांस्की रोते चीखते ज़मीन पर बिखर गई। रानी साहिबा के कदम रुक गए और आंखें भर आई। हम भाग जाएंगे यहाँ से, पर यह जबरदस्ती का विवाह नहीं करेंगे, गेरांस्की ने रोते हुए कहा। तभी रानी साहिब उनके होश में आई और उनके आगे हथेली कर दी। जब भी हमें लज्जित होकर यहाँ से भागने का विचार आए मन में, हमें और आपके बाबा साहब को विष दे दीजिएगा। आखिर आपके इन भागने के बाद लाजवाब जीवन तो हम वैसे भी नहीं रह सकेंगे। रानी साहब बोली तो गेरांस्की ने बहुत आंखों से उन्हें देखा। आपके बाबा साहब ने आपको कंधे पर बिठाकर घुमाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज आप उनके मान सम्मान को पहले तो रौंद कर भागना चाहती है। बेशक जाइए, पर इससे पूर्व हम दोनों को अर्थी को कंधा दे दीजिएगा। सुसन्या बोली तो गेरांस्की की आंखें बड़ी हो गई। वैसे तो हमारे यहाँ बिटिया कान्हा नहीं देती, किंतु आपके बाबा साहब ने कभी आपको बेटी नहीं माना, हमेशा आपके भाई से भी आगे रखा है, क्योंकि आप उनका मान थी और उन्हें सदैव आपको गर्व था। रानी साहब बोली। माँ साहब, ये तो प्रोफेसर साहब के साथ भी गलत होगा ना, आप लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमें बेशक गलत समझे, पर हम और राजा साहब जानते हैं कि आपके किए उचित है। आशुतोष जैसे धीरे गंभीर, संजीदा गहरे समुद्र जैसे जीवन साथी ही आपके जैसी चंचल नदिया को संभाल सकते हैं, और ये बात आप भी शीघ्र समझ जाएंगे। रानी साहब बोली और बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी गेरांस्की की काकी साहब अंदर आई और गेरांस्की को सीने से लगा लिया। काकी साहब, अगर राजकुमार होने का यूँ दंड मिलता है तो इससे अच्छा तो हम राजकुमारी ना होकर दासी होते। ना ना लाडो, ऐसा हिम्मत नहीं हारते। बालाजी महाराज की कृपा से सब अच्छा ही होगा। काकी बोली। अब कुछ अच्छा ना होगा काकी साहब, बस इस महल से विदा हो जाएं तो माँ साहब और बाबा साहब की पुत्री होने से कर्ज से मुक्त होंगे और अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। गेरांस्की ने नाराजगी से कहा। ना लाडो, माता पिता के कर्ज से संतान कभी स्वतंत्र नहीं होती है, और आप आशुतोष जी को समझने का प्रयास कीजिएगा, जब सब सही हो जाएगा। काकी बोली। गेरांस्की ने कोई जवाब न दिया, बस सिसकती रही। उठिए, तैयार हो जाइए लाडो, वो लोग बस आते ही होंगे। आज सगाई है और 2 रोज बाद विवाह। काकी बोली और सिंचा को इशारा किए तो वो गेरांस्की को उठाकर ले गई तैयार कराने के लिए। हे बालाजी महाराज, कृपा करिए, पुत्री सी स्नेह करते हैं, हम गौरा को उनकी यूँ करते नहीं देख सकते। अब सब कुछ आशुतोष के हाथ है, वो संभाल पाएगा गौरा को या बिखर जाएगी कोई सगात से। छोटी रानी मंगला बोली और आंखें साफ कर खड़ी हुई। माँ साहब ज्येष्ठ बाबा साहब ने कहा है जीजी को जल्दी लेकर आए, सगाई के मुहूर्त होने को है। जीजा साहब सब पूरा करा चुके हैं। मंगला और रणविजय की पुत्री शिवांशी ने आकर कहा, आप चलिए शिवा, हम गौरा को लेकर आते हैं। मंगला ने कहा तो शिवांशी निकल गई वहाँ से। थोड़ी देर में राजकुमारी गेरांस्की साहिब पर ध्यान और कीमती खूबसूरत घेराव जेवर से सज चुकी थी।
राजकुमारी वैसे भी अत्यंत खूबसूरत थी। लंबा कद, छरहरा बदन, लंबे खूबसूरत हल्के घाले बाल और गुलाबी रंगत लिए मासूम चेहरा, जिस पर बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें और उठी हुई नाक, जो कि के कुछ मगरूर व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। लंबी पलकों को झांझर से ढकी गहरी काली आंखें और सुर्ख लाल ओठ, आज संपूर्ण श्रृंगार के साथ वह इतनी रूपमती लग रही थी कि उनकी किसी से तुलना ही न हो सके। अत्यंत मनभावन लग रही है। आपके कुंवर जी को तो नजर ही नहीं हटेगी आपसे, मंगला बोली। वो कोई कुंवर नहीं है, काकी साहेब सिर्फ प्रोफेसर है, वाराणसी गुरु के साथ कहा। जो भी हो, पर आपके लिए तो कुंवर ही है ना, मंगला बोली और वाराणसी को लेकर उस कक्ष की तरफ बढ़ गई जहाँ पर सगाई का प्रोग्राम था। पूरा कक्ष में खूबसूरत सजा हुआ था। हल्के गुलाबी और बैंगनी पौधों के साथ बड़ी झूमर और गुलाब और गेंदे के फूल। सामने लगे हाजी सिंहासन जैसी बड़ी सी कुर्सी पर राजा साहब बैठे थे। उनके ही पास रखी दूसरी शाही कुर्सी पर प्रोफेसर आशुतोष चौहान, आशुतोष के बाजू वाली कुर्सी पर आशुतोष के चाचा की बेटी अचिता बैठी, जो कि डॉक्टर है। महाराज के दूसरी तरफ आशुतोष के चाचा जी और चाची बैठे हैं। उनके ही पास ममता के भाई अर्थव और भाभी वैशाली बैठे हुए थे। भैया देखिए, भाभी आ गई, अचिता ने कहा। आशुतोष ने नजर उठाकर सामने देखा और वाकई में वाराणसी को देख उसके पलके ने झपकने से इनकार कर दिया। आशुतोष को चेहरे पर गंभीर लेकिन खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। जाइए ना भैया, भाभी को लेकर आइए, अचिता ने कहा। तो आशुतोष ने राजा साहब की तरफ देखा। राजा साहब ने पलकें झपकाई तो आशुतोष वाराणसी की तरफ बढ़ गई। वाराणसी के साथ चल रही उनकी बहन वाराणसी ने जब आशुतोष को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखिए ना जीजा जी साहब कितने स्मार्ट और हैंडसम है। भले राज परिवार से नहीं है, पर अच्छे राजकुमार इनके आगे पानी फेरते हुए प्रतीत होंगे, वाराणसी ने कहा। पर वाराणसी नजर उठाकर नहीं देखा। देखिए ना जी, वाराणसी फिर से बोली। वाराणसी ने कोई जवाब नहीं। तभी उनकी आंखों के आगे चौड़ी हथेली आ गई। आशुतोष ने उनका हाथ थामने के लिए अपने हाथी आगे कर दिया। वाराणसी ने अभी नजर उठाकर नहीं देखा तो साथ में खड़ी मंगला ने वाराणसी हाथ पकड़ आशुतोष की हथेली के ऊपर रख दिया। आशुतोष ने उसकी हथेली को मजबूत से थाम लिया। जैसे दर्शन को अपनी हथेली पर आशुतोष की मुकर महसूस हुई, उसने नजर उठाया। आशुतोष की तरफ देखा। गंभीर गोरे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, आंखों में ढेर सारे जज्बात लिए उसे ही देख रहा था। वाराणसी ने तुरंत नजर झुका ली। आशुतोष उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ा चला और स्टेज पर रखे सोफे नुमा काउच के पास आकर दोनों खड़े हो गए। मंगला, वाराणसी और अचिता भी वहीं पर आ गए। बैठिए आप लोग, मंगला ने कहा। तो दोनों उस सोफे पर बैठ गए। जैसे ही वे लोग सोफे पर बैठे, वाराणसी ने तुरंत अपना हाथ आशुतोष के हथेली से हटा लिया। आशुतोष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसी दिन में एक सजे हुए साल में 2 मुट्ठी लेकर आई साहब खुद वहाँ उपस्थित हुए। लीजिए जवाई साहब, कुंवरी को अंगूठी पहनाइए, सूचना ने कहा। तो आशुतोष ने अंगूठी उठाई और वाराणसी का हाथ फिर से थामा कर उसकी अनामिका से अपनी नाम की अंगूठी पहना दी। अब आप भी पहनाइए, सूचना कहा। मुझे मन से ही सही, वाराणसी ने अंगूठी उठाकर आशुतोष की मुंह में पहना दी। वो इतने सब लोगों के बीच में कोई तमाशा नहीं चाहती थी। उसके बाबा साहब
और यहाँ के राजा दिग्विजय सिंह का इज्जत का सवाल था। मन की कितनी भी विद्रोही क्यों ना हो जाए, और बाबा साहब इज्जत पर बात आए तो वो कभी नहीं कर सकेंगे। सब लोगों ने ताली बजाया और उन दोनों पर फूलों की व्यवस्था की। आज से आप हमारी हुई राजकुमारी गौरी, और हम आपके बस हो जाएगी, और आप हम हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगी। असतोष ने कहा तो गौरी के दिल में टीस उठी और उसने अपनी पलकें मूंद ली और हमारे आंसुओं को अंदर ही अंदर जब्त कर ली, क्योंकि उस समय आंखों से आंसू बाहर निकालने की इजाज़त नहीं थी उसे, वरना सवार खड़े हो जाते। तो कैसा लगा असतोष और गौरी से मिलकर बताइएगा जरूर। कुछ लोग तरह तरह की कहानी। जय श्री राम। जहाँ पर एक प्यार है, तकरार है, रुकने मानना है, तो कहीं हमेशा कोई ना कोई संदेह और संबंधित मुद्दा है। इसके आरज़ू के लिए बुरी है कलैया, मुझे हरी हरी चुनिए, अपना बना मुझे बाल कलैया, मुझे हरी हरी चुनिए, कोई सहरी बाबू, कोई सहरी बाबू। चिकनी चमेली को हटाओ, यहाँ पर लगाओ कोई सहरी बाबू, हो गया। और उसके आगे समी सहरी बाबू, नहीं, चिकनी चमेली को हटाओ। चिकनी चमेली हटाने के बाद यहाँ पर लगाओ कोई सहरी बाबू, आ गया कोई सहरी। चिकनी चमेली फिर हटाओ, डालो चिकनी चमेली के बाद कोई सहरी बाबू बस नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद देखो यूज यस, ये वीडियो बनाया गया है। विंडो स्क्रीन में लगा दो, बेस्ट ऑफ व्यूअर्स, मोस्ट रिसेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कोई सहरी बहादुरी थामने परदेसी, जन्म नहीं। एक कौन से गाना है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, समझ में आ नहीं रहा है। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़की बड़ी अनजानी, लड़की बड़ी अंजानी है।
ऑफिशियल को हटाने के बाद यहाँ पर लगा ये चिकनी चपली हटाओ, यहाँ पर डालते हैं चिकनी हटाकर लड़की बड़ी अनजानी है, सामने लड़की बड़ी अनजानी है। यहाँ स्क्रीन आओ, यहाँ आओ, चिकनी चमेली जब प्रेस करेंगे लड़की बड़ी अनजानी है। चिकनी चमेली की जो हटाएंगे यहाँ लगाएंगे लड़की अनजानी है। आप जाएंगे लिखेंगे ये वीडियो AI के द्वारा बनाया गया है कि नहीं। यस, ये वीडियो AI के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इन द स्क्रीन लगा देंगे ताकि वीडियो का व्यूज अच्छा से आए। स्क्रीन बनने के बाद नेक्स्ट अनलिस्टेड, इसके बाद आइए अगला गाना है मदारी, जो हनी सिंह का है। मदारी मदारी बन गया रे, मदारी बन गया, चिकनी चमेली में मदारी बन गया। मदारी जहाँ जहाँ चिकनी चमेली है वहाँ से हटाकर मदारी को लगाएंगे तो लिखेंगे उसकी जब मदारी बॉस। अब देखो देखेंगे क्या ये AI के द्वारा बनाया गया वीडियो, या AI के द्वारा बनाया गया। हम लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, हाथ नहीं है कि इस वीडियो को हम एडिट किए हैं। सॉन्ग हम बनाए हैं खुद से। मदारी 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 हो अगला सुन मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ साथिया, मेरे बन जाओ, मैं तेरी चुगनिया बन जाऊँ। चेक करेंगे AI के बनाने की।
अगला गाना है सामने मेरे सामने खड़ी मैं। मेरे सामने खड़ी मैं। मेरे सामने खड़ी मैं। जहाँ जहाँ दिखती है तुम वहाँ वहाँ आ जाता हूँ मैं। तेरे गलियों में भी मैं पड़ी बन जाता हूँ। अब चेक करेंगे इसको AI द्वारा बना है कि नहीं। इसके बाद हम इसमें इंड स्क्रीन लगाएंगे। पता नहीं इंड स्क्रीन कहाँ है, कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट 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 अनलिस्टेड। दुनिया बन गई तेरे जोग ओ मेरी जान। इस गाने का नाम है ओ माई गॉड ओ मेरी जान। क्या नाम रखा है गाने का। मैं मर जाऊं तेरे चरण। ओ मेरी जान ओ मेरी जान। कहे से कर रहा है रेड ब्लिंक रेड वाइन पीने का मन कर रहा है इसको लगता है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगला सॉन्ग है पहले का नता। यवा धई के पहले के नाता मजा मारता हो। भके यरवा पहले का नाता मजा मारता हो। पहले का धरी के जना रहता।
श्री राम। आज मैच भी है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। देखते हैं थोड़ा मैच। ऐसे तो इंग्लैंड टॉस को खेलने वाले थे, आज देखते हैं साला इंग्लैंड जीता ही। अगर जीत गया होगा तो 10,000 रुपये का मेरा नुकसान होगा। भाई मेरा सपना था इंग्लैंड को बैटिंग करना। भाई इंग्लैंड का फारू टीम है भाई, ज्यादा करता है। जय श्री राम। हम तो चाहते थे तेरे, चाहते थे तेरा जय श्री राम। बात बिल्कुल सही है, नहीं लगाए पैसा, तो लगाए होते तो हार गए होते भाई। जान बची लाख रुपये। देखते हैं किस किस क्वारी में सब आया है सारा। सब काम ही फालतू हो गया है। देखो आज भी सारा बगस से तो नहीं खिलाया है, आज खिलाया है साला। बनी चुकी कैसे खिला रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 10 नहीं, बगस उनसी लगता है आज भी नहीं खिलाया है। खोलेंगे मैंने क्या करने के लिए सब वंशी को लेकर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आज भी वंशी को नहीं खिलाया, सब खिला नहीं रहा है तो लेकर जा क्यों रहा है उसको? आज भी ये हारेगा, एकदम कन्फर्म है, हारने के लिए बना ही है।